बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप आज के दिन का और इस हफ्ते का एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा आगाज़ भी कर चुके होंगे। आज प्रोग्राम को हमने फिर दो हिस्सों में तकसीम किया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम एक जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो मौजू ख़वातीन के लिए तो बहुत ही अहम है। उसका ताल्लुक है शॉपिंग के साथ, मगर ये शॉपिंग की जो फॉर्म है इसमें सिर्फ ख़वातीन ही आजकल इंटरेस्टेड नहीं है। ये ख़वातीन, मर्द हजरात, बच्चे, बूढ़े सब ही बड़े दिल से शॉपिंग के इस अंदाज को पसंद करते हैं, और ये है ऑनलाइन शॉपिंग। आप सिर्फ ये देखें कि आज से कोई 10-15 साल पहले इसका पाकिस्तान में तस्वुर ही नहीं था, और कितनी तेज़ी से पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद लोगों की वो ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ कन्वर्ट हुई है। और ऑनलाइन शॉपिंग लोगों ने पसंद क्यों करना शुरू किया है? वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि आपको घर बैठे आपकी मर्ज़ी की चीज़ मिल जाती है। आपको अलग अलग दुकानों और बाज़ारों में, मार्केटों में, मॉलों में घूमना नहीं पड़ता है। आप एक ही जगह पे बैठते हैं, जो चीज़ चाहिए आपने लिखी है, उसके सामने इतनी सारी ऑप्शंस आ गई हैं, उनमें से जो चीज़ आपको पसंद आई, जिसके दाम आपको अच्छे लगे, आपने सिर्फ एक टैप किया और वो 3 दस्तक होंगी और घर पे खाना आ चुका हो। खाना क्या, कुछ भी जो भी आप मंगवाना चाहते हैं। तो खैर, ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो उसकी क्या ख़ास बात है और क्यों ये इतनी ज़्यादा मकबूल होगी पूरी दुनिया में? पाकिस्तान ऑनलाइन शॉपिंग में कहाँ स्टैंड करता है, और पाकिस्तानी क्या दूसरे ममालिक की तरह उतना ही ट्रस्ट करते हैं ये ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवाने पे? इस हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, ये इनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान की सबसे भरोसामंद जो ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है Daraz.pk, उससे इनका ताल्लुक़ है। एहसन साया साहब हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे बताइए कि आपने खुद पहली दफ़ा ऑनलाइन शॉपिंग कब की? मुझे आई थिंक तकरीबन 10 साल हो गए होंगे, कम से 10 साल हो गए। अच्छा, पाकिस्तान में नहीं की थी। अच्छा, पाकिस्तान में नहीं की थी। मैंने पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं की थी। अच्छा, तो आपको पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो लोगों के अंदर जो एतमाद है ये ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स पे, उसमें कुछ डिफरेंस नज़र आता है? आई थिंक काफ़ी डिफरेंस है, मगर आई थिंक पाकिस्तान में ये जो ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड है वो पिकअप हो रहा है काफ़ी हद तक। हाँ। जैसे जो आपने मेंशन किया था अभी, कन्वीनियंस की बात मेंशन की थी कि आप घर बैठे बैठे आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं निकल सकते और आपको कुछ मंगवाना है, एक तो कन्वीनियंस है, दूसरी है प्राइस कंपेटिटिवनेस। अगर अपने लोकल मार्केट से कुछ ले रहे हैं तो आपका सिर्फ एक ऑप्शन है अपने लोकल मार्केट, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन से ले रहे हैं तो आपके पूरे पाकिस्तान में सबके पास बेस्ट प्राइस, अगर किसी ने गुजरांवाला में किसी के पास बेस्ट प्राइस है तो वो डाल देंगे ऑनलाइन पोर्टल पे, दराज ऐसे प्लेटफॉर्म पे डाल देंगे। हमारे पास माशाल्लाह 80 लाख प्रोडक्ट हैं, तो इसमें प्राइस कंपेटिटिवनेस भी बढ़ जाती है, तो आपको यूजुअली प्राइसेस भी बेहतर मिल जाती हैं और कन्वीनियंस होता है कि आपके घर पे पहुंच जाता है। बिल्कुल सही। तो ये आपके अपने क्या कहते हैं, डिलीवर करने वाले लोग होते हैं या किसी कंपनी का आप लोग सहारा लेते हैं जिसकी जमानत होती है कि वो चीज़ जो है वो उसी तरह बगैर टूटे, बगैर टेढ़ी हुए वो जो आप तक पहुंच जाएगी? देखिए, दराज के हवाले से दोनों तरीका हम यूज़ करते हैं। एक्चुअली एक तो है हमारी खुद की डिलीवरी कंपनी है दराज एक्सप्रेस, ठीक है, तो वो तकरीबन 60% डिलीवरीज हम दराज एक्सप्रेस के थ्रू करते हैं, मगर बाकी हम बाकी भी पार्टनर्स यूज़ करते हैं, जैसे TCS, LCS, ब्लू एक्स, मुख्तलिफ पार्टनर्स। और हम कोशिश करते हैं ये कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो कि ये जो हम डिलीवरी टाइमलाइन कस्टमर को दें उसी टाइमलाइन पे पहुँचे, प्रोडक्ट सेफ़ हो और इसकी वजह से फिर कस्टमर भी सेटिस्फाइड और खुश हो। अच्छा, दुनिया में ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि जिन जगहों पे ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड ज़्यादा हुआ वहाँ पे मॉल्स जो हैं वो बंद होना शुरू हो गए। तो पाकिस्तान में इस कदर लोगों ने इसको ऑनलाइन शॉपिंग को शायद अभी तक हजम नहीं किया है, या उन्हें इसका अंदाज़ा नहीं है। आप क्या समझते हैं? देखिए, पाकिस्तान में फिनोमेना थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप ऑब्वियसली कनाडा और अमेरिका और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज या यूरोप देखें तो ये फिनोमेनन हो सकता है, इसलिए उधर डायनामिक्स थोड़े डिफरेंट हैं।
पाकिस्तान में एक्चुअली सक्सेसफुल ई कॉमर्स कंपनी और बिजनेस के लिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ज़रूरी है। तो दराज के हवाले से हमने एक्चुअली 50 हब्स खोले में, जहाँ कस्टमर्स अगर रिटर्न करना चाहें वहाँ कर सकते हैं, अगर उन्हें फ्री वाईफाई और चाय चाहिए वहाँ जाके एक्सेस कर सकते हैं। और पाकिस्तान में एक्चुअली ये फिनोमेनन ये नहीं होगा कि मॉल्स बंद हो जाएंगे, मगर ये होगा कि हमें ट्रस्ट गेन करने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से हमें एक्चुअली ऑनलाइन और ऑफलाइन को दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये होता है कि सेलर्स जो अगर पहले इनके पास दुकान होती है और 1.5 लाख रुपए महीने के कोई दुकान की रेंट दे रहे थे, अब वो सोचते हैं कि भाई मुझे रेंट क्यों देना है, मैं एक्चुअली अपने घर से एक बिज़नेस शुरू कर सकता हूँ और पूरे पाकिस्तान को एक्सेस कर सकता हूँ। पहले मेरे पास एक मार्केट थी, मार्केट पे एक दुकान सिर्फ छोटे नंबर ऑफ कस्टमर्स को केटर कर रही थी। तो अभी कोई भी देख सकता है उन्हें पाकिस्तान भर में, बल्कि दुनिया भर। पाकिस्तान से बाहर भी लोग ऑर्डर करते हैं कुछ, कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही है ये सारा दराज.पी के? दराज एक्चुअली 5 मुल्कों में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और नेपाल। ओके जी। तो ये वो सारा यहाँ पाकिस्तान से डील होता है? नहीं, सारे मुख्तलिफ मुल्कों में उनकी खुद की टीम्स हैं। अच्छा। पाकिस्तान में थोड़ी सेंट्रलाइज टीम माशाल्लाह हमारे पास है कि जो सेंट्रल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे 5 मुल्कों की पाकिस्तान में काफ़ी है। गुड, दैट्स ग्रेट। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इन्हें हम शामिल करेंगे, फिर हम बात करते हैं अपने इसी वाले से आगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? थैंक यू सो मच। मुझे आपकी बड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है और यहाँ एक लम्हे के लिए मैं इधर अपनी टीम से बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हमें आवाज़ नहीं आ रही है, ज़रा देखिएगा, सिस्टम थोड़ा सा ख़राब है। अच्छा, इन्होंने जनाब जो कॉलर हमारे साथ मौजूद थी, जो मुझे इनकी आवाज़ समझ आई, इन्होंने कहा आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। मेरा ख्याल है दोबारा इनकी कॉल मिल गई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, मैं लाहौर से समन बात कर रही हूँ। समन साहिबा, लाहौर से हम आपको खुश हमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू। जी जी, और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। ऑनलाइन शॉपिंग के वाले से आपका प्रोग्राम आज बहुत अच्छा है। थैंक यू। और मैं गेस्ट से बात करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हो। और मेरी आप गेस्ट से एक रिक्वेस्ट है, मुझे दराज पीजी की तरफ से एक अच्छा सा गिफ्ट चाहिए। इंशाल्लाह एक्चुअली अभी जो हमारे 11/11 आ रहा है Thank you. उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज होंगी गिफ्ट जीतने की। अगर आप एक्चुअली ऐप आज खोलें या पूरे 11/11 तक, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी गिफ्ट जीतने की, वाउचर्स जीतने की। तो प्लीज़ आप ऐप पे जाएं और आई एम श्योर इंशाल्लाह आप कोई गिफ्ट जीतेंगे इंशाल्लाह। मैंने ये अभी ऐप ओपन की है वैसे एहसन साहब, और यहाँ पे 11/11 जो है ना वो लिखा हुआ है बड़ा। तो ये क्या 11 तारीख को क्या हंगामा होने वाला है, थोड़ा सा इस बारे में बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, तो आप तैयार हो जाएं, अपने वॉलेट में पैसे डालना शुरू कर दें, थोड़ी सेविंग साइड पे करना शुरू कर दें। नहीं, एक्चुअली 11 नवंबर एक दुनिया का सबसे बड़ा सेल डे है। तो एज आपको पता होगा, लास्ट ईयर हमने अली बाबा जो चाइनीज़ कंपनी, उन्हें हमें एक्वायर कर लिया है। तो हमने पहली दफ़ा लास्ट ईयर एक सेल्स इवेंट लॉन्च किया था 11/11 जो नवंबर 11 को होता है। वो एक्चुअली अली बाबा का एक इवेंट है, हम पाकिस्तान में पहली दफ़ा लाएँ। ये दूसरा साल होगा हम जो कर रहे हैं इंशाल्लाह। हमारे पास तकरीबन 80-90 लाख प्रोडक्ट्स डिस्काउंट पे होंगे। 80-90 लाख प्रोडक्ट्स। और ये रखते कहाँ पे आप इतनी प्रोडक्ट्स? तो एक्चुअली ये मैं आपको बिजनेस मॉडल भी एक्सप्लेन करता हूँ, इसमें आई थिंक थोड़ा फ़ायदा होगा। मगर 11/11 में एक्चुअली 80-90 लाख प्रोडक्ट्स होंगे, इसके अलावा तकरीबन 50 करोड़ के डिस्काउंट्स होंगे। तो ये बहुत बड़ा सेल्स इवेंट होगा, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स लोगों को अच्छे मिल जाएंगे इंशाल्लाह। मगर ये जो हमारा बिजनेस मॉडल है, सारे प्रोडक्ट्स हम नहीं रखते। अच्छा। ये एक्चुअली मुख्तलिफ सेलर्स होते हैं जो दराज पे अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो एक साल पहले अगर आप देखते तो हमारे पास तकरीबन 3000 सेलर्स थे, आज तकरीबन हमारे पास 20,000 सेलर्स हैं। एक साल में हमारी इतनी ग्रोथ हुई है। तो ये जो सेलर्स हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं, पाकिस्तान के हर कोने पे होते हैं, और एक्चुअली हर एज के होते हैं। जैसे आपने कहा कि शॉपर्स भी हर एज के होते हैं, तो हमारे सेलर्स भी माशाल्लाह मिला हुआ जो सेलर्स जो 15-16 साल के बच्चे हैं, अच्छा। जिनने दराज पे बिजनेस शुरू किया हुआ है माशाल्लाह। ओके, वो नई जनरेशन जो सोशल मीडिया वाली जनरेशन है। एग्जैक्टली। और ये बस ये देखें, अगर इन्हें हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं और बोलते हैं आप ईमानदारी से, मेहनत से काम करें, और इतने सारे माशाल्लाह जो नौजवान हैं हमारे मुल्क के जो इतनी मेहनत करते हैं, उनने काफ़ी अच्छे माशाल्लाह बिजनेस शुरू कर दिए दराज के हवाले से। अच्छा, तो ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से अगर मैं देखूं यहाँ पे, अगर किसी को कोई शिकायत होती है, कोई थोड़ा सा एक खौफ होता है, डर होता है, तो ये होता है कि हमने जो चीज़ ऑर्डर की है वो आएगी नहीं। सबसे पहला खौफ तो ये कि तस्वीरों में तो ऐसी खूबसूरत चीज़ें लग रही होती हैं, जब आती हैं तो वो कोई 10 नंबर कॉपी भी हो सकती है, और जो फिटिंग्स वगैरह हमें वहाँ नज़र आ रही हैं वो फिटिंग वहाँ मिलेंगी नहीं, जो क्वालिटी वहाँ नज़र आ रही है तस्वीरों में वो हमें ओरिजिनली नहीं मिलेगी। तो ये एक बड़ा एक
खौफ सा होता है कि अगर कोई ऐसी चीज आ गई तो हम कहाँ लेके जाएंगे, क्या करेंगे, ये तो पैसे फंस जाएंगे, पैसे रिकवर तो नहीं होंगे हमारे, रिफंड नहीं होंगे। तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए। इसमें 2 पॉइंट्स हैं। एक तो एक्चुअली ये है कि आप खरीदें उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, और फिर अगर आपको प्रोडक्ट मिला जो जिससे आप खुश नहीं है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। ये आप दराज.pk का वो स्पेशली बताएंगे। मैं दराज और पीके, मगर इसमें ऑनलाइन शॉपिंग में भी काफी प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये ऑफर करते हैं। अच्छा। मगर दराज और पीके ने हमने इसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स लाए हैं इसमें। बिल्कुल सही है। और ये है रेटिंग्स और रिव्यूज। तो इसमें आपको है ना, हम हर सेलर को उनकी रेटिंग्स डालते हैं। अगर उनके प्रोडक्ट्स बहुत स्लोली वो डिलीवर कर रहे हैं, अगर वो क्वालिटी उनकी बुरी है, तो हम उन्हें ऑफलाइन भी ले जाते हैं, उन्हें फाइनेंशियली भी पेनलाइज करते हैं। मगर अगर आप कुछ खरीद रहे हैं तो आप प्रोडक्ट की रिव्यूज़ देखें, आप देखें कि दूसरे लोगों ने खरीदा है, उनने क्या बोला। माशाल्लाह हमारे काफ़ी प्रोडक्ट्स पे बहुत सारे रिव्यूज़ हैं, तो आप वो पढ़ें। आप सेलर की रिव्यूज़ पढ़ें कि वो कितना जल्दी फुलफिल कर दें, और आप एक्चुअली पिक्चर्स भी देख सकते हैं। तो हमारे पास पिक्चर्स रिव्यूज़ भी हैं, तो अगर आपको ये अंदाज़ा है कि कुछ एक चीज़ आएगी और कैसी आई, तो लोग पिक्चर्स डालते हैं कि भाई मुझे ये एक्चुअली ये चीज़ यूँ पहुँची। फिर भी अगर आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया और आपको आया और आप खुश नहीं हैं, तो ये दराज के हवाले से ये सारी ऑनलाइन कंपनीज नहीं करती, और मुझे लगता है सबको करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये ट्रस्ट बिल्ड करना ज़रूरी है कस्टमर के साथ। एक तो हम आपको 100% गारंटी करते हैं, अगर आप खुश नहीं हैं एक प्रोडक्ट के साथ, 7 दिन के अंदर आप रिटर्न कर दें, हम आपको 100% आपकी जो आपने पेमेंट की है वो रिफंड कर देंगे। ओके। इससे ट्रस्ट बहुत बढ़ जाता है कस्टमर का। ये तो मेरा ख्याल है इंटरनेशनल भी कुछ शॉपिंग पोर्टल्स हैं वो भी ये ऑफर नहीं करते हैं। एग्जैक्टली। और पाकिस्तान में ये इसलिए ज़रूरी है, इसलिए ट्रस्ट बिल्ड करना भी ज़रूरी है। ये मार्केट हम बना रहे हैं, तो मार्केट जब बना रहे होते हैं तो आपको ये जो बेसिक फाउंडेशनल चीज़ें हैं जैसे रिफंड्स और वो करना ज़रूरी है। इसलिए फिर कस्टमर को थोड़ा ट्रस्ट बिल्डअप हो, तो फिर वो एक्चुअली वो फिर ऑब्वियसली वो ये फिनोमेना में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब इन्हें एक दफ़ा इन्हें ट्राई कर लिया कि ऑनलाइन शॉपिंग है क्या, फिर वो देख सकते हैं। अच्छा, मैं जब ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवाता हूँ तो वाकई मैं सबसे पहले तो चीज़ को पसंद करता हूँ, उसकी प्राइस वगैरह देखता हूँ मैं, जो मुझे प्राइस सूट कर रही होती है, कुछ मार्केट से कोई डिफरेंट चीज़ भी नज़र, क्योंकि इतनी वैरायटी होती है वहाँ पे जो आसानी से ना मिले, वो चीज़ देखने के बाद उसका रिव्यू ज़रूर देखना। ये सबसे पहले ये देखता हूँ कितनी दफ़ा ये बिकी है, कितने पे इसके पीसेस जो है वो सेल हुए हैं। अगर सिर्फ तस्वीरों में एक चीज़ अच्छी है, वो उसके अभी तक 4 पीस ही बिके हैं, ना किसी ने रिव्यू दिया हुआ, कुछ लिखा भी नहीं हुआ, फिर रिव्यू देखना पड़ता है उसमें कि उसमें कितना कुछ जो है लोगों ने क्या क्या कहा है, किसको चीज़ पसंद आई है, और फिर तस्वीरें भी। यस। तो फिर मैं समझता हूँ कि ये भी एक जो ऑनलाइन ख़रीदार है उसकी भी एक इखलाकी तौर पर जिम्मेदारी भी है कि उसको जब चीज़ कोई मिली है तो वो उसको देख के उसकी तस्वीर खींचे और अपने एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ शेयर करें, 100%। उसी मतलब प्रोडक्ट पे दोबारा जाए और वहाँ पे वो जाके अपलोड करे कि यस ये मैंने ये चीज़ रिसीव हुई है, मैंने चीज़ को ऐसा समझा था मगर ये ऐसी नहीं आई है, या जैसे मैंने सोची थी वैसी ही आई है। डिलीवरी जो है वो इन्होंने 10 दिन का कहा था, 7 दिन में आ गई। तो आप उस हिसाब से उसे रेट करें। फिर ऑनलाइन अपना जो है ना फीडबैक भी देना बनता है अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं हम लोग, तो ताकि बाकी लोगों का भी फायदा हो सके। इससे बहुत फायदा होता है, और एक्चुअली माशाल्लाह बहुत कस्टमर्स हैं जो करते हैं। हाँ, यस करते हैं। उनके देखिए उनकी तरफ से भी ये एक एफर्ट है ना, मगर ये करते हैं तो दूसरों की भी इन्हें रियलाइज होता है कि रिव्यू से इनकी मदद हुई है, तो इसलिए वो भी खुद डालते हैं, पिक्चर्स डालते हैं, ऑनेस्ट फीडबैक डालते हैं, और इससे हम भी फिर इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं। हम देखते हैं कि भाई ये कस्टमर इन चीज़ों से खुश नहीं है, और दूसरे सेलर्स भी देखते हैं कि भाई ये रिव्यूज इसके इतने अच्छे नहीं है, तो मैं प्रोडक्ट में ये इंप्रूवमेंट लाता हूँ। तो ये इकोसिस्टम पूरा इंप्रूव होता है जब हम एक दूसरे को फीडबैक देते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज़ का थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होता है कि जैसे सपोज आप मीडियम साइज शर्ट पहनते हैं, तो आपने ऑर्डर किया है, तो अब वो पता नहीं जहाँ से किस मुल्क की चीज़ें यहाँ पे आई हुई हैं जो सेल कर रहे हैं ये लोग, तो अब जब उनका मीडियम तो आपको बहुत टाइट होगा, तंग, मैं कहाँ फंस गए, तो पैसे भी मैंने अपनी मर्जी के दिए थे, इन्हें अच्छे खासे पैसे थे, और ये अब क्या किया जाए। तो उसको वापस भेजने में, उसके फिर उधर तक जाने में, फिर नई शर्ट आने में, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो अच्छा खासा टाइम जो है ना वो बीच में लगेगा। तो इसको कैसे कवर किया जा सकता है? जी देखिए, अगर आप इसमें एक तो चीज़ ये ज़रूरी है कि आप फ्री रिटर्न्स ऑफर करें, इसलिए कस्टमर को कोई नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव इम्पैक्ट इससे नहीं होना चाहिए। दराज.pk फ्री रिटर्न्स देता है? जी, हम देते हैं। ओके, ठीक है, गुड। तो इसमें यह है कि अगर आप एक प्रोडक्ट से खुश नहीं हैं, तो आप हमारे, जैसे मैंने कहा था, मुख्तलिफ 50 हब्स हैं,
हमारी मुख्तलिफ जगहों पे, वहाँ आप जाके वो कैसे पता चलेंगे कहाँ पे हैं? जब आप अपने ऐप पे जाएंगे और आप बोलेंगे मुझे प्रोडक्ट रिटर्न करना है, हम आपको एग्जैक्टली बता देंगे कहाँ जाना है आपको रिटर्न करना है। अच्छा, वो आपके शहर में उस जगह पे करीब करीब जो होगा बता दिया जाएगा। एक्चुअली इसके अलावा हमारे पास काफ़ी ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स हैं, तो ये अच्छा। ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स काफ़ी कन्वीनियंट होते हैं कि आप जाके वहाँ अपना प्रोडक्ट ड्रॉप ऑफ कर दें, फिर आपका रिटर्न और रिफंड प्रोसेस हो जाए। तो उसमें मैंने एक दफ़ा शूज़ मंगवाए जी पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, तो मैंने इसी तरह जो मेरे पाँव का साइज़ था मैंने वो लिखा, मगर वो जब आए तो वो 1 नंबर कम थे। अब वो मेरे किसी काम के नहीं, मुझे उन दोस्तों को तोहफे देने पड़े जिनको नहीं देना चाह रहा था मैं। कितने है ना एक खास दोस्त को एक अच्छे जूते मिल गए। हाँ, देखे ना यार अच्छा ठीक है, तो आपने कहा कि इस तरह रिप्लेस जो है ये किए जा सकते हैं, मगर ये जो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे वो यहाँ तो फ्रिज भी है जी, वो टीवी भी मिलता है जी। और भी पूरे पूरे जहेज का सामान ऑफर कर रहे हैं आप लोग, जी। तो वो कैसे उसमें कोई चेंजिंग वगैरह हो, तो वो तो एक लंबा चौड़ा मसला नहीं शुरू हो जाएगा? देखें अगर आप खुश नहीं है, अगर एक्चुअली बल्कि आइटम है तो हम आपसे आके पिक कर लेते हैं। अच्छा, फिर खुदा एग्जैक्टली हम ये नहीं बोलते आप फ्रिज उठा के जाएं ड्रॉप ऑफ करें, हम एक्चुअली ये जो बिग आइटम्स हैं हम आके, हमारी टीम माशाल्लाह हमारे पास 11 के लिए हमने माशाल्लाह 3000 जो हम बोलते हैं डेक्स हीरोज जो हमारे राइडर्स हैं पूरे मुल्क में हायर किए हैं। हमने वेयर हाउसिंग स्पेस को काफ़ी बढ़ाया है, इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बड़ी हैं इंशाल्लाह, और इस दफ़ा हमें यकीन है कि कामयाब होगा, तो हमने काफ़ी टीम को भी बिल्डअप किया है इसकी वजह से। दैट्स नाइस। तो कोई कस्टमर केयर के हवाले से कोई मतलब टेलीफोन पे कोई राब्ता, कोई हेल्पलाइन, कोई कंप्लेन, कुछ इस तरह का सिस्टम भी है? 100% देखें ये बहुत ज़रूरी है, और ये एक और आई थिंक बहुत चीज़ जो ऑनलाइन पोर्टल सब नहीं करते, और ये बहुत ज़रूरी है कि एक कस्टमर सर्विस आपको प्रोवाइड करना है कि आप कॉल्स एक्सेप्ट करें, ईमेल्स एक्सेप्ट करें, चैट्स एक्सेप्ट करें। हमारे लिए जो हम ऑब्वियसली हमारा प्रेफर्ड मेथड है चैट, इसलिए हम वो सबसे जल्दी फिर हम इस पर रिस्पॉन्स दे सकते हैं। हमने एक्चुअली 11 के लिए भी हमने तकरीबन 250 एक्स्ट्रा एजेंट्स हायर किए हैं इन प्रेपरेशन फॉर 11/11। इस हवाले से ज़रा मज़ीद बात करूँगा, और जो पेमेंट का तरीकाकार है उस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा वक्फा लेना इस सबसे भी ज़रूरी है, तो एक वक्फे के बाद आप दोस्तों की खिदमत में दोबारा हाजिर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं एहसन साया जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं Draaz.pk के, और इनसे जो आज ख़ुसूसी तौर पे बात हो रही है वो है ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से कि पाकिस्तान में ये बढ़ता हुआ ट्रेंड जो है, इस हवाले से बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स का सामना होगा और उन्हें कुछ मज़ीद मालूमात चाहिए होंगी, तो हमने सोचा इधर ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं, और डेफिनेटली इससे मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा जो है इनकी मालूमात से मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ। कस्टमर केयर के हवाले से बात कर रहे थे, और ये पाकिस्तान में स्पेशली अगर ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से देखा जाए तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे कस्टमर केयर जो है लाइक आप डायरेक्ट टेलीफोन पे, हेल्पलाइन पे, या अभी आप बता रहे थे चैट के ज़रिए फ़ौरन आप रब्ता कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट के बारे में आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ। तो इससे पाकिस्तानियों का एतमाद जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग पे बढ़ रहा है। 100% बढ़ रहा है। इससे देखें जो पाकिस्तान में अभी भी ये थोड़ी इंडस्ट्री काफ़ी अर्ली स्टेजेस में है, तो इसे बनानी पड़ती है, तो इसे ये जो ट्रस्ट बिल्डिंग है इसमें आपको जैसे मैंने कहा फ्री एंड फास्ट रिटर्न ऑफर करना पड़ता है, और करना चाहिए। आपको कस्टमर सर्विस ऑफर करनी चाहिए कि अगर कोई कस्टमर के पास सवाल हो तो वो हम फ़ौरन रिस्पॉन्स कर सकें। और अब एक्चुअली कस्टमर की एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई अगर मुझे फ़ोन कॉल करनी है तो वो भी होना चाहिए, चैट करना है, ईमेल करना है, अगर मुझे डिलीवरी चाहिए तो वो भी पोटेंशियल उसका होना चाहिए, अगर मुझे पिकअप करना है तो वो भी होना चाहिए। तो हमने पिकअप भी ऑफर शुरू किए पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, एग्जैक्टली। तो अब जाके अगर आप जैसे रास्ता, अगर आप काम से घर जाते हैं रोज़, आप जनरली एक ही रास्ता लेते हैं, जी जी जी, तो हमने मुख्तलिफ जगहों पे पिकअप सेंटर्स लगा दिए हैं कि आप जाके आप चूज़ कर सकते हैं, और फिर फ्री शिपिंग होती है, तो आप जाके वहाँ से पिकअप कर लें अपना आइटम। ये ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ 4 दिन में आना था, आपने दूसरे दिन उठा लिया वहाँ से। एग्जैक्टली, उधर ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है लोगों के लिए, और पता होता है कि भाई मुझे अगर कभी का घर पे सेम टाइम पे नहीं होते हैं और आपको पता नहीं एग्जैक्टली किस टाइम पे अगर जो आपकी डिलीवरी आएगी, तो आप बोलते हैं यार मैं रास्ते में उस पिक कर लूँगा, ज़्यादा कन्वीनियंट है मेरे लिए। और इसमें मेरा ख्याल है कि जब ऑनलाइन कोई इस तरह का काम हो तो उसमें स्टाफ की तरफ से भी या कोई फौरन कोई कंप्लेन वगैरह भी हो ना, तो वो
आगे तक पहुंच जाती है, क्योंकि आप हेल्पलाइन पे बात कर रहे होते हैं, कोई आपके साथ मिस डील नहीं कर रहा होता, जी। आप बड़े अच्छे तरीके से सारा कुछ जो है ना हैंडल हो जाता है। अच्छा, इन सारी चीजों के बावजूद एक खतरा ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से वो हर खरीदार के जहन में रहता है, वो ये है कि भाई पेमेंट जो है वो कैसे होगी। अगर मैंने क्रेडिट कार्ड डाल दिया इसमें, उसका डिटेल्स डाल दी, तो मेरी तो सारी दौलत लूट लेंगे ये लोग, ये तो बुरा हाल हो जाएगा, ये तो चोरी हो जाएगा, ये तो सेफ ही नहीं है। तो इस बारे में बताइए, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखें, एक्चुअली जो दराज जो खासियत हमें पेमेंट्स के हवाले से है, अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करना चाहें तो ये 100% सिक्योर्ड है। एक्चुअली हमारे पास दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी जो अलीबाबा की है वो है कि आपके जो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, इनफैक्ट हम भी नहीं देख सकते, कोई देख ही नहीं सकता है। अच्छा, वो आप लोग नहीं दे सकते? नहीं, वो 100% इनक्रिप्टेड होते हैं, तो वो किसी को एक्सेस नहीं है, आपके अलावा किसी को आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स नहीं पता है। और आप जब क्रेडिट कार्ड को डिसेबल करना चाहें या डेबिट कार्ड को आप जब भी करना चाहें कर सकते हैं। मगर देखें, इसके अलावा हम आपको पेमेंट, अच्छा, पेमेंट बाकी जो चीजें हैं उन पे करते हैं, मगर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के हवाले से कुछ सवालात और भी जी। कुछ लोगों के डेबिट कार्ड के मतलब डेबिट कार्ड जो है वो ऐड ही नहीं हो रहा होता है, तो इसके पीछे क्या वजह होती है? कि उनके बैंक अलाउ नहीं कर रहे होते उन्हें, या वो डेबिट कार्ड जो है वो कंपनी जो है आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते? नहीं, ज़्यादातर एक्चुअली जो बैंक्स होते हैं वो सारे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स ई कॉमर्स इनेबल्ड नहीं होते। तो मुख्तलिफ बैंक्स हैं जो इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक्चुअली सारे बैंक्स कोशिश करें कि इनकी 3DS टेक्नोलॉजी आ जाए, जो एक एडिशनल सिक्योरिटी, जो आपको OTP आता है फ़ोन पे कभी कभार, वो टेक्नोलॉजी, जी, वो वन टाइम पासवर्ड आपके पास आ जाए तो फिर ये ई कॉमर्स इनेबल्ड होते हैं। मगर अगर आप अपने बैंक को फ़ोन करें तो वो यूजुअली एक विंडो के लिए खोल लेते हैं, मगर अब ज़्यादातर जो बैंक्स हैं वो इन्हें इनेबल कर दिया है ई कॉमर्स के लिए, इसलिए इन्हें पता है ऑब्वियसली कि कस्टमर्स फिर एक्सेस कर सकते हैं। और ये थोड़ा फिनोमेनन और बढ़ रहा है, और सारे बैंक्स हमारे साथ भी पार्टनर कर रहे हैं और वो ई कॉमर्स में इनेबल, या जनरली जैसे आप देख लें मुख्तलिफ जो कंपनीज ऑनलाइन के लिए हैं उनके लिए इनेबल कर रहे हैं। तो अभी अगर किसी का मतलब डेबिट कार्ड जो है वो ऐड नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे यहाँ पे सारे लोग जो है क्रेडिट कार्ड पे वो नहीं यूज़ नहीं करते हैं, और क्रेडिट कार्ड हमारे यहाँ बनता भी, ये भी एक हमारे सूरत हाल है हमारी ऐसी कि क्रेडिट कार्ड तो उसी का बनता है जिसकी कोई लाख रुपए या इससे ज्यादा तनख्वाह हो। तो हमारे यहाँ ज्यादातर जो लोग हैं वो लाखों रुपए तनख्वाह वाले नहीं हैं, तो उन्हें डेबिट कार्ड की सूरत में ही सारा काम करना पड़ता है। तो वो हेल्पलाइन पे फोन करके अपने बैंक की और उन्हें ये कह सकते हैं कि भाई आप, मैं ऑनलाइन जो है ना शॉपिंग करना चाहता हूं, तो उसके लिए मेरा क्रेडिट कार्ड को, सॉरी डेबिट कार्ड को एक्टिव कर दिया जाए। कुछ ऐसी दरखास्त करनी पड़ती है? ये कर सकते हैं अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहें तो, मगर दराज पे एक्चुअली आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी? जी, तो जब आप प्रोडक्ट ऑर्डर करें, आपके पास जब आए तो आप राइडर को पैसे दे दें तब। बिल्कुल वैसे इस तरह खाना मंगवाते हैं हम लोग, तो खाना आया आपने पैसे दे दिए। एग्जैक्टली जैसे आप अगर कोई मार्केट पे जा रहे हैं और आपने भाई एक चीज़ ली और आपने उसे कैश दे दिया, वो कर सकते हैं। हम सारे वॉलेट्स एक्सेप्ट करते हैं, जैज़ कैश, इजी पैसा, तो ये भी कर सकते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर हमने दराज का खुद का वॉलेट लॉन्च किया था। अच्छा। और इसमें जो खासियत ये है कि जो रिफंड्स हैं वो आपको इंस्टेंटेनियस मिल जाते हैं। इसलिए ऑब्वियसली अगर आप सोचेंगे आपने कैश ऑन डिलीवरी की और आपने रिफंड मांगा तो कोई 10 सेकंड के अंदर तो आपको जाके कैश आपके घर पे नहीं पहुंचा सकता, थोड़ा टाइम लगता है। मगर ये कि दराज वॉलेट के हवाले से ये होता है कि आपको फौरन रिफंड मिल जाता है, आपकी रिटर्न एक्सचेंजेस बहुत इससे जल्दी हो जाती हैं, इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। तो देखिए इसमें यह कि कस्टमर्स को जो, जैसे मैं कह रहा था, सारे जो सहूलत वो कन्वीनियंसेस वो प्रोवाइड करनी पड़ती हैं कि अगर उन्हें कैश क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है, डेबिट कार्ड यूज़ करना है, ईजी पैसा, जैज़ कैश वॉलेट, दराज का वॉलेट या कैश ऑन डिलीवरी, तो इसमें सब कन्वीनियंसेस हम ऑफर करते हैं। बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम अस्सलाम, मिसेस मुगल आजम बात कर रही हूँ लाहौर से। मिसेस मुगल आजम, आपको हम आदाब कहते हैं, कैसी हैं आप? आदाब आदाब, मैं ठीक हूँ। मुगल आजम साहब ने भी कहा कि चलो हम भी शॉपिंग करते हैं, दराज से ऑनलाइन मंगवाते हैं चीजें। बड़ी मजे से ना फेसबुक चेक कर रहे थे, उसमें एक बेडशीट आ गई, तो सिर्फ जस्ट मुझे कहते हैं ये देखो अच्छी है ना, मैंने कहा हाँ सब तो बहुत अच्छा देखने में लग रहा है। अब जब घर डिलीवर होके आया तो मुझे नहीं समझ आई कि एक पतला कॉटन टाइप का कपड़ा, जबकि मैं चाह रही थी कि वो अच्छा होगा, तो सर मैंने देखा तो दिखाना कुछ होता है, भेजना कुछ होता है।
तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, हाँ जी है ना। तो फहीम भाई मेरा ये है कि अगर ये भेजती है ना चीज जो आप डिस्प्ले करते हैं, जाओ फेसबुक पे डालते हैं, तो हम उसको मटेरियल को देख के हम देखने में तो पता चल जाता है, लेकिन घर जब आता है तो हाथ में जब स्टफ लेके देखती हूँ तो मैंने कहा ये तो बहुत गलत बात है। अच्छा, आपने Draz.pk से ऑर्डर किया था? जी हाँ जी, मैंने बेडशीट मंगवाई है और एक ही कलर था। मैंने कहा कलर भी पूछती हूँ कि नहीं जी एक ही कलर उन्होंने लगाया हुआ था। और मैंने अभी ये पता कौन सी 18 सितंबर 2019 मैंने 18 सितंबर को मैंने डिलीवरी मैंने ली थी। बिल्कुल सही। अभी आपको देखिएगा बेहतरीन इसका जो है ना वो हल बताया जाएगा। हमारे साथ जो है मैनेजिंग डायरेक्टर बैठे हुए हैं आज। वेरी गुड। इनसे तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आज जैसे बंदे ही कटा देने ओरिजिनल तो सही नहीं भेजा सामान। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। नहीं देखें, ये ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम्स जब कस्टमर्स के साथ होते हैं तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है एक तो हाईलाइट करा जाए, और दूसरी चीज़ जो रिव्यूज़ और रेटिंग्स जो प्रोडक्ट्स है वो खुश नहीं है वो भी डालें, और तीसरी चीज़ ये कि रिटर्न के लिए ये रिक्वेस्ट करें। तो हम 7 दिन का देते हैं कि जैसे आपको प्रोडक्ट मिल जाए उसके फ़ौरन 7 विद इन द 7 डे पीरियड आप एक रिटर्न रिक्वेस्ट करें, और प्रोडक्ट आप ड्रॉप ऑफ कर देंगे तो जैसे मैंने कहा आपको फ़ौरन रिफंड मिल जाएगा। इसमें ये ऑब्वियसली ये देखें, मैं अगर बोलूँगा कि कभी मसले नहीं होते हैं तो मैं सच नहीं बोल लूँगा, और इसमें बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर्स को बिल्कुल 100% पता हो कि सच क्या है। इसमें ये कि प्रोडक्ट्स अगर आप ऑर्डर करते हैं और कभी कभार इसमें मसले आते हैं तो ज़रूरी ये है कि आप रिव्यूज़ अपने डालें इसमें कि आप खुश नहीं हैं तो हम इम्प्रूवमेंट्स ला सकें, और आप रिटर्न फ़ौरन रिक्वेस्ट करें, और मेरी गारंटी है कि इंशाल्लाह आपको रिटर्न और रिफ़ंड मिल जाएगा फ़ौरन। बिल्कुल सही है मिसेस मुगले आजम साहिबा। लेकिन सबसे पहले जब आपने शॉपिंग की तो आपने रिव्यू नहीं पढ़ा। रिव्यू पढ़ा होता तो साथ तस्वीरें वगैरह जो है देखी होती तो शायद आप इस चीज़ का फैसला ना करते, क्योंकि यही एक्सपीरियंस दूसरे लोगों ने किया होता है इस चीज़ के बारे में। फिर जब चीज़ आ गई वापस तो अब आपकी इखलाकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी तस्वीर खींचें और आप जो महसूस करते हैं वो उस एप्लीकेशन पर लिखें, ताकि बाकी लोग जो हैं वो भी उन्हें भी अंदाज़ा हो सके, और जो शॉपिंग पोर्टल है, जो कंपनी है, जो Draz.pk है, इन्हें भी पता चल सके कि कहते कुछ और नहीं तो कर दे कुछ और नहीं। ठीक है, तो इधर है इस वाले से। अच्छा, उसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ वो तो भूल रहे हैं हम लोग, 11/11 जी। ये अभी जो आपने एक शॉपिंग का एक मतलब मेला जो है ना वो लगाया है, तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं। आपने कहा 80 लाख प्रोडक्ट्स इसमें शामिल हैं और 50 करोड़ रुपए का डिस्काउंट है। तो अब मैं बताए किसी ने एक प्रोडक्ट लेनी हो तो उसको 50 करोड़ का डिस्काउंट कैसे मिल सकता है? एक प्रोडक्ट लेनी हो तो आपको आई गेस थोड़े घर लेने पड़ेंगे। नहीं देखें, इसमें माशाल्लाह हमारे पास प्लेटफॉर्म में जैसे मैं कह रहा था पिछले साल हमारे पास तकरीबन 25-30 लाख प्रोडक्ट थे। आज हमारे पास माशाल्लाह 80 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, और इसमें काफ़ी जो सेलर्स हैं, हमारे पास 3000 सेलर्स थे, आज हमारे पास 20,000 सेलर्स हैं। वो अपनी सारी डील्स इसमें पार्टिसिपेट करें। एक्चुअली 11/11 जो है वो है दुनिया का सबसे बड़ा सेल्स इवेंट। ये चाइना में जैसे चाइना में शुरू हुआ था, और ये अब तो चाइना में हर कंपनी अब इसमें पार्टिसिपेट करती है, इसलिए बहुत बड़ा बन गया है। पाकिस्तान में हम पहली दफ़ा लाए थे पिछले साल, अब हम इंशाल्लाह दूसरे साल ये करने जा रहे हैं। और इसमें बहुत एक्चुअली जो दराज की जो खासियत है, ये एक तो ऑब्वियसली शॉपिंग बहुत ज़रूरी है इसमें, मगर शॉपिंग और एंटरटेनमेंट भी हमने बहुत कंबाइन की हुई है। तो इसमें हमने एक लॉन्च किया हुआ है 1 रुपी गेम, जिसमें आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। जो भी 25,000 का एक आइटम होगा 1 रुपी में आप उसको खरीद सकते हैं, और एक लकी विनर जो 1 रुपी में वो आइटम जीत जाएगा। अच्छा, इसमें मेगा डील्स होंगी जो बहुत, इनफैक्ट ये मैं समझता हूँ कि जो आजकल के दिनों में जो इतनी महंगाई बढ़ गई है उसमें हमने माशाल्लाह जो डील्स लाए हैं, मैं टीम्स के साथ बैठ के देख रहा था, बहुत अच्छी टीम्स, बहुत अच्छी डील्स हैं कि लोग भूल जाएंगे इंशाल्लाह कि इस साल महंगाई भी बढ़ी है और इसमें इनका काफ़ी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ठीक हो गया। प्रोग्राम का वक्त जो है वो हमारा 2 दिन पहले से वो तकरीबन अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। 11/11 यानी 11 नवंबर से पहले मेला लूट लें जितने लूटना है, यही कह रहे हैं। 11 नवंबर को एक्चुअली फुल ऑन मेला शुरू होने वाला है। अच्छा, शुरू होने वाला है, और कब तक चलेगा ये इंशाल्लाह 15 तारीख तक चलेगा। 4 दिन के लिए। ओके, 4 दिन में भरपूर शॉपिंग जो है वो कर लें, पैसे बचा लें, पैसे कहीं और नहीं लगाएं, Draz.pk को एक्सपीरियंस करें। ये इनका पैगाम है। कोई पॉइंट्स वगैरह का भी सिलसिला है? अगर आप Draz.pk पे मुसलसल शॉपिंग करते रहते हैं तो कोई सहूलत होती है उस कस्टमर को? आई गेस एक जो पॉइंट्स 11/11 के हवाले से हम अभी मिशंस हमने लॉन्च किए जिसमें आप पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं, मगर जिस हवाले से आप बहुत बात कर रहे हैं वैसे पॉइंट्स हमारे अभी तक नहीं आती। थैंक यू सो मच हसन साहब, तशरीफ लाए, हमने बड़ी मुफीद मालूमात हासिल की ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से। दोस्तों, एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे और एक अहम मौजू पे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे अपने नए मेहमानों के साथ। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं, जहां पे हम बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास मेहमान से। ये जो मेरे मेहमान हैं ये किसी हीरो से कम नहीं है, ये वाकई एक हीरो हैं। मैं आपको इनके बारे में बताता हूं कि ये बचपन में 10 साल की उम्र तक इन्हें दिखाई देता था एक ख़ास हद तक। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कुदरत की तरफ से इनको दिखाई देना बंद हो गया। तो मगर इन्होंने अपनी इस एक कमज़ोरी को, इस एक डिसेबिलिटी को, अपनी ज़िंदगी की रफ्तार को कम नहीं होने दिया और इन्होंने अब मेहनत को जारी रखा। और आज माशाअल्लाह ये सबसे बड़ी बात, ये एक रेडियो जॉकी हैं, ठीक है, आरजे हैं एक रेडियो चैनल पे। उसके साथ साथ मीडिया एंड कम्युनिकेशन देखते हैं किसी एक कंपनी की, ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वीलॉगिंग करते हैं और कराची यूनिवर्सिटी से मैस कम्युनिकेशन में एमफिल भी कर रहे हैं। और ये तो इनका ज़ाती तारुफ होगा, मगर इससे सबसे बढ़ के जो ये काम कर रहे हैं, ये जितने भी डिसेबल लोग हैं उनकी ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी का मकसद बना के बैठे हुए हैं। और उनके लिए जिस कदर ये हेल्प कर सकते हैं कि उनकी लाइफ में उनकी डिसेबिलिटी वाली जो एक महरूमी है ये ना आ सके और वो एक आम इंसान की तरह, एक कामयाब इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सकें, इस मकसद के साथ ये अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और मैं ये एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि डिसेबल लोगों की जो तादाद है पूरी दुनिया में वो 10 से 15% है, यानी कि 7.25 अरब लोगों में तकरीबन 1 अरब के करीब लोग वो डिसेबल हैं। और पाकिस्तान में अगर इसी रेशो के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब लोग वो किसी न किसी डिसेबिलिटी का शिकार हैं। और उन 2.5 करोड़ के करीब लोगों के लिए ये भाई साहब काम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं अली खान तरीन साहब। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम और सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। यू वेलकम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे बताइए आपकी फिटनेस का राज क्या है? आपका, हम तो थोड़ा सा खाना ज़्यादा खाते हैं, परेशान हो जाते हैं कहीं मोटे ना हो जाएं। आपको मैं जब से देख रहा हूँ आप ऐसी कोई बेहतरीन फिजिक के साथ घूम रहे हैं, ये आज राज बताना पड़ेगा आपको। बस ये अगर आप इसको पॉजिटिवली ले रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, वरना तो मेरे घर वाले मुझे बड़ा डांटते हैं कि तुम खाते नहीं हो, तुम कमज़ोर हो गए हो, तुम ये तुम वो। तो आज मैं बताऊंगा, बल्कि आई एम श्योर मेरे घर वाले देख रहे होंगे तो ये फ़हीम भाई कह रहे हैं कि मैं स्मार्ट हूँ। ये बिल्कुल स्मार्ट है आप, आपको तो परेशानी नहीं है, जितना मर्जी पेट भर के खाना खाएं, आपको पता ही नहीं है कि कोई परेशानी नहीं कि मैं मोटा हो जाऊंगा या वजन बढ़ जाएगा। हमसे पूछें क्या हाल होता है हमारा, हमें खाने छोड़ने पड़ते हैं। सही, आज मुझे सर्टिफिकेट मिल गया भाई। ओके, अच्छा अली, 10 साल की एज तक आप मतलब देख सकते थे, ठीक है, और उसके बाद ये आपकी बिनाई आहिस्ता आहिस्ता कैसे कम होना शुरू हुई? और जरा इस बारे में थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइएगा लाइफ का। जी फ़हीम, 10 साल की उम्र आप जानते हैं एक बड़ी सेंसिटिव उम्र होती है। आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं, अनलर्न कर रहे होते हैं। मेरे साथ मामला ये था कि मैं कम्प्लीटली साइटेड तो नहीं था, लेकिन इतना विजन था कि मैं अपनी ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो आराम से कर लेता था। ठीक है। जब मेरे वालिदैन को पता चला बचपन में कि आई साइट के साथ कोई इशू है, तो जाहिर है कि हर अच्छे वालिदैन की तरह वो भी मुझे डॉक्टर्स के पास लेके गए। अब डॉक्टर्स के पास अलमिया कुछ यूँ था फ़हीम कि डॉक्टर्स ने मुझे एक उम्मीद दिलाई कि आपकी क्योंकि ग्रोथ की एज है और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी आईसाइट ठीक होती जाएगी। अच्छा। और जो हालात थे वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे मेरी आईसाइट बेहतर होने के बजाय मज़ीद उसमें कमी आना शुरू हो गई। और वो इतनी कमी आना शुरू हो गई कि मेरे जो रोज़मर्रा के मामलात थे
उसमें मुझे शदीद दिक्कत का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि मेरी जो स्कूलिंग थी वो भी मेरी छूट गई, और फिर मामलात ऐसे हुए कि बहुत सारी चीज़ें, एक ऐसा पीरियड होता है कि आपकी जब स्कूलिंग, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको स्कूल जाने का शौक नहीं होता, रोज सुबह रो रहे होते हैं, रोज रो रहे होते हैं। मैं वो बच्चा था जिसको स्कूल जाने का शौक था। अच्छा। ठीक है। और होता कुछ यूँ था कि मुझे कोई स्कूल, अपने स्कूल में एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं था। वो क्यों? वो ये कहते थे कि भाई ये तो ब्लाइंड है, या ये ब्लाइंड हो रहे हैं, क्योंकि मैं जो ब्लैक बोर्ड था या जो बारीक लिखाई होती थी उसको नहीं फॉलो कर पाता था। तो वो ये कहते थे कि जी नहीं, आप इनको स्पेशल स्कूल में लेके जाएं। अच्छा, उस टाइम पे सारे इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। अब स्पेशल स्कूल में जाना, स्पेशल स्कूल की तालीम हासिल करना भी इटसेल्फ एक बड़ा चैलेंजिंग काम भी था, और एक बड़ी अननोन सी बात थी। खैर समहाउ फिर हमने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी जो तालीम है वो होम स्कूलिंग के थ्रू करूँगा। अच्छा, तो ये तो होम स्कूलिंग के लिए तो सबसे बड़ा किरदार वो पेरेंट्स का होता है। बिल्कुल। क्योंकि अब आपको स्कूल्स के टीचर नहीं, आपको आपके अपने घर वाले पढ़ा रहे होते हैं और आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो होम स्कूलिंग ये एक नया बड़ा चैलेंज हुआ होगा। होम स्कूलिंग मैं ये समझता हूँ चैलेंज इसलिए भी नहीं था मेरे लिए, और बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, कि मेरे माशाल्लाह 6 बहन भाई हैं माशाल्लाह, और मैं उनमें सबसे छोटा हूँ। ओके। तो सब अपना अपना हिस्सा डालते थे उसमें। अम्मी अब्बू का अलग टाइम होता था, बहन भाइयों का अलग टाइम होता था। तो वो अपना हिस्सा डालने के बावजूद मेरे पास अच्छा खासा टाइम बच जाता था जिसमें मैं खेल लूँ या जो मेरे अपने शौक़ होते थे उनको मैं पूरा करूँ। सही। तो वो मैं आपको आगे अगर बताऊँ ना, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि डॉक्टर्स ने एक उम्मीद दिलाई हुई थी मुझे कि मैं एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। एक दिन मुझे पता चला फ़हीम कि वो जो उम्मीद थी वो बिल्कुल ही गलत थी, और मुझे ये बताया गया कि आपको आने वाली ज़िंदगी में ब्लाइंडनेस के साथ, विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ गुजारना है। वो जो मेरी ज़िंदगी का टाइम था ना फ़हीम, वो बहुत मुश्किल था। आप इमेजिन कर सकते हैं इस बात को कि एक बच्चा, ज़ाहिर है कि 8-10 साल का बच्चा, जिसको ये उम्मीद हो कि जिसने सारी ज़िंदगी के हिसाब से अपनी प्लानिंग की हुई हो कि मेरी जब आई साइट ठीक हो जाएंगी तो मैंने स्कूल कंटिन्यू करना है, मेरी जब आई साइट ठीक हो जाएंगी तो मैंने ये भी करना है। मैंने बहुत सारे गोल्स बना के रखे हुए थे अपनी ज़िंदगी में, ड्रीम्स देख के रखे हुए थे, और उसको एसोसिएट किया हुआ था कि ये सब मैंने तब करना है जब मेरी आई साइट ठीक होनी है। और फिर आउट ऑफ नोवेयर मुझे बताया जाता है कि आपकी जो है वो आई साइट अब ज़िंदगी भर शायद कभी ठीक ना हो। और वो मोमेंट मेरे लिए बड़ा ही, जिसे कहना चाहिए, परेशान कुन भी था। और मेरे सामने 2 ही ऑप्शन बचती थी भाई, वो ये कि एक, या तो मैं अपनी ज़िंदगी रो धो के गुजार लूँ और एक दिन मर जाऊँ, जाहिर है, या दूसरी ऑप्शन ये थी कि जो गोल्स, जो ड्रीम्स, जो ख्वाब मैंने देख रखे हैं उनको अचीव करना शुरू करूँ। और फिर थोड़े से टाइम के बाद रियलाइज़ किया, और फिर मैंने अपनी जो जद्दोजहद थी, जो अपनी कोशिशें थी, जो अपने ख्वाब थे, उन पे काम करना शुरू किया, और फिर जाहिर है कि आज आपके सामने हूँ। माशाल्लाह, आप एक मिसाल हैं, और पाकिस्तान के करोड़ों लोगों से आप बेहतर और कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपको देखते हैं कि हम अली खान तरीन की तरह एक कामयाब इंसान बन सकें। अभी आपने बहुत सफ़र तय करना है, हमारी तो नेक तमन्नाएं आपके साथ ही हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लोगों के रवैयों के हवाले से बात करेंगे। आपको भी लोग मिलते होंगे, तो वो जो पहली दफ़ा मिलता वो सबसे पहले ये सवाल करता होगा कि आपकी आंखें ठीक नहीं हो सकती, है ना? ये सवाल का आपको हर वक्त सामना होता होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही आपने सवाल किया। और न सिर्फ ये सवाल, पहले तो कॉन्स्टेंटली सवाल होते हैं कि अच्छा कैसे हुए, कब हुए, क्यों हुए, और फिर अच्छा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती होंगी, आप नहीं फलाना डॉक्टर के पास जाएं, अच्छा फलाना डॉक्टर के पास नहीं जाएं तो फलाना पीर के पास जाएं,
फलाना पीर के पास नहीं जाए तो फलाना हकीम के पास चले जाए। तो ये वाले सवाल तो आप समझ लें दिन में 10 मरतबा आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी अगर ट्रैवल करते हैं, आप अननोन लोगों से मिलते हैं, क्योंकि मेरी पब्लिक इंटरेक्शन होती है काम के सिलसिले में भी, वैसे भी ट्रैवलिंग के सिलसिले में भी, तो ये वाला सवाल तो फिर जाहिर है कि हर वक्त ही साथ रहता है। तो अब शुरू में शायद बुरा भी लगता था और मैं सोचा करता था कि यार इनको क्या मसला है। फिर जाहिर है कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। और शायद हमारे यहाँ, जैसे मैं आपको ऑफर भी बता रहा था कि 2 तरह के लोग हैं। एक तो या तो बहुत ओवर सेंसिटिव लोग हैं, ठीक है, वो आपको देखते हैं, वो चाहते ये हैं कि बस आपको किसी तरह से ठीक कर दें, ठीक है। अब वो आपको उनकी कोशिश यही होती है, वो कहीं ना कहीं केयर होती है उनकी कि यार है ना, केयर होती है, और वो केयर शायद उनको अंदाजा नहीं होता या वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, किस अंदाज में वो बता रहे होते हैं ये अंदाजा नहीं होता उन्हें। एग्जैक्टली। और फिर एक तरह दूसरी एक्सट्रीम पे हमारे यहाँ लोग हैं जो आपको अपॉर्चुनिटीज से डिप्राइव करते हैं। वो आपके बारे में ये समझते हैं कि भाई आप तो कुछ नहीं कर सकते, लाइक आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको मस्जिदों मदरसों में डाल दिया जाए, दैट्स इट, खत्म। हाँ, बस जो ब्लाइंड है वो सीधा हाफिज साहब बनाता जाए, बस हाफिज साहब। तो ऐसे ही है ना, वो ज्यादातर लोग कहते भी हाफिज साहब ही ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये क्यों होता है भला? वो मेरे ख्याल है शायद कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों को कि वो विजुअली इम्पेयर्ड, उनको हाफिज साहब के रूप में देखा होगा, तो उन्होंने यही टर्मिनोलॉजी शुरू कर दी है कि भाई हाफिज साहब हैं। तो जिस तरह हर दाढ़ी वाले को मौलाना साहब कहते हैं, मौलवी साहब, सूफी साहब है ना, तो वो ये हमारे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो कि नॉन मुस्लिम है, उनको भी हाफिज साहब कहते हैं। तो फिर मैंने कहा भाई आपके लिए बड़ा ऑनर है। तो ऐसा भी होता है। अच्छा, एक और चीज मुझे बताएं अली, ये जो विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग होते हैं उनको मतलब नाबीना कहना क्या ये रूड होता है? ये वो मतलब जो पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट जो होता है, क्या वो इसे बुरा फील करते हैं या उन्हें सुन के तकलीफ होती है कि मुझे नाबीना कहा जा रहा है? अच्छा फ़हीम, इसमें ना सॉरी, ये मुझे बड़ा मुश्किल सा सवाल लग रहा है मुझे ये पूछते हुए। मैं कब और मुझे पता है कि आप इसका सही तरह से जवाब देंगे और मुझे बिल्कुल बुरा भला नहीं कहेंगे। और आई एम सो ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा, और ये चीज़ आई थिंक थोड़ी सी क्लियर होनी भी चाहिए। आई बिलीव पर्सनली, अच्छा इस पे एक पूरी तहरीक चली थी और यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन हुई थी और उसमें फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ डिफ़ाइन की गई थी, टर्मिनोलॉजीज़ सजेस्ट की गई थी। अच्छा, उस टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले तो ये बात डिसाइड की गई थी कि पुट द पर्सन फर्स्ट, यानी कि आप अगर किसी शख्स से मिल रहे हैं, किसी शख्स से देख रहे हैं या किसी शख्स को मुखातिब कर रहे हैं, तो आप उसकी डिसेबिलिटी से मुखातिब ना करें। मिसाल के तौर पे अगर ये चैलेंज हूँ, विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, तो पहले आप लगाएंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, पर्सन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, पुट द पर्सन फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट, कि आपको डिसेबिलिटी वाली पहचान ना हो। दूसरा, जहाँ तक आपने सवाल किया ना कि जी ऐसा कभी कभी होता है कि कुछ लोग इस हवाले से ऑफेंड हो जाते हैं कि अगर आप किसी को ब्लाइंड, फिर भी कॉमनली यूज वर्ड है, बट आपके यहाँ ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती है, मिसाल के तौर पे अंधा, ठीक है, अंधा यूज़ किया जाता है। आमतौर पे लोग इसको बुरे अल्फाज में यूज़ करते हैं, और आप किसी विजुअली इम्पेयर्ड को अगर अंधा कह दें तो वो यकीनन इस चीज़ को माइंड करता है। शायद आपस में बात करते हुए इतना बुरा ना लगे, लेकिन कोई बाहर वाला शख्स कह दे कि भाई तू अंधा है, तो आई मीन वो तो बुरा मानेगा। इसी तरह बाकी टर्मिनोलॉजीज़ की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी चेंजेस आए थे। मिसाल के तौर पे मेंटली रिटार्डेड, ठीक है, ये वो टर्मिनोलॉजी है जो कि जिसे कहना चाहिए कि एक ऐसी जिसमें तजलील आमेज बात लगती है। अच्छा, मैं इंतहाई माजरत चाहता हूँ आपसे अली खान तरीन साहब, हमें एक वक्फे की तरफ बढ़ना है। वक्फे से वापस आते हैं तो ये गुफ्तगू को यहाँ से जारी रखेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप दोस्तों से भी दरख्वास्त करूँगा कि आप भी प्रोग्राम में कॉल करें और प्रोग्राम का हिस्सा बने। जो कुछ बात करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं इस हवाले से, उसमें प्रोग्राम में हिस्सा डालिए। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। अभी कुछ देर बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। जिनसे हम डिसेबिलिटी के हवाले से बात कर रहे हैं कि किस तरह एक
पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है वो एक सोसाइटी के आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सकता है, और सोसाइटी के जो बाकी लोग हैं वो अपना क्या रोल प्ले कर सकते हैं इस हवाले से, इस बारे में बात होगी। और अभी हम इनके अपने एक जो ज़िंदगी का एक सफ़र है उसके बारे में हम जान रहे हैं, बात कर रहे हैं, और यकीन माने जिस तरह ये अपने बारे में बताते जा रहे हैं इनका कद मेरी नज़र में और बड़ा होता जा रहा है। क्या बात है अली भाई। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि आपने किस तरह जो है ये सारे मामला देखना शुरू किए, और लोगों का जो रवैया है उसके बारे में बात हो रही थी कि लोग ऐसे ही किसी को कह देते हैं कि तू अंधा हो गया क्या, नज़र नहीं आ रहा क्या, तो वो उससे वो जिसको कहा जा रहा होता है वो थोड़ा सा वो अफेंड होता है, अच्छे वर्ड्स में नहीं शामिल किया जाता। तो आपके सामने जब कोई ऐसी कोई बात करता है तो किसी और के बारे में भी हो तो उस वक्त क्या महसूस हो रहा होता है, जब क्या फीलिंग होती है? अच्छा, क्योंकि लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस नहीं है, लोग ज़्यादा नहीं जानते, तो ऑफ कोर्स मेरी जो कोशिश होती है, जो फीलिंग्स होती है वो तो चलें छोड़ देते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है, और हम ज़्यादातर लोगों की जो एक्टिविस्ट हैं उनकी कोशिश ये होती है कि आप उनको अवेयर करें, आप उनको बताएं, आप उनको टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में भी बताएं, आप उनको एफर्ट्स के बारे में भी बताएं, आप उनको अचीवमेंट्स के बारे में भी बताएं। जिसे आप आम तौर पे अंधा समझते हैं वो आप पाकिस्तान के सिविल जजेस में आता है, जिसे आप आम तौर पे अंधा समझते हैं वो CSS ऑफिसर्स हैं, और CSS में जो है वो पोजीशंस होल्डर हैं। जिसे आप अंधा समझते हैं आम तौर पे वो लेक्चरार्स भी हैं, जिसे आप अंधा समझते हैं वो कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें वो काम नहीं कर रहे। अच्छा, काम के हवाले से अली अगर बात की जाए तो देखिए, मुझे याद है मैं मॉडलिंग के लिए गया, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया कि जाएं भाई आप काम करें जाके, आप बहुत लंबे हैं, ठीक है। एक और जगह पे मैं फैशन शो पे गया, एक बड़ा फैशन शो था, शुरू में उन्होंने मुझे भेजा कि नहीं आपकी हाइट जो है वो ज्यादा है, मतलब ज्यादा हाइट तो बेनिफिट होता है, वो उनके अपने म्यार से भी उनके ज्यादा है जी, आपकी 6'3" हाइट है, हमें 6'2" से ज्यादा हमें मॉडल नहीं चाहिए कोई। तो मेरे लिए वो एक वो तकलीफ थी थोड़ी सी। अब इसी तरह अगर आप देखा जाए कि एक पर्सन जो कि डिसेबिलिटी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा है, उसको अगर किसी जगह से कोई रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है तो वो तो इसको और अंदाज से फील करता होगा, उसे तो बहुत तकलीफ होती होगी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं ये समझता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट की आपने बात की ना, या आप अपने पैशन की बात करें, तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को, पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट को रिजेक्शन बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। मैं अगर आपको अपनी स्टोरी भी बताऊँ इस हवाले से, ज़ाहिर है कि बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आई, उनमें अप्लाई किया, लेकिन रेडियो एक ऐसी चीज़ है जो मेरा पैशन था। जब मैं आपको बता रहा था कि मेरे पास होम स्कूलिंग थी तो मैं बड़ा फारिग होता था, और मेरे पास कुछ और पढ़ाई वगैरह करने के बाद नहीं होता था, तो मैं टीवी और रेडियो देखता था, रेडियो सुनता था, टीवी देखता था। तो उस टाइम पे मैं ये सोचता था कि मुझे रेडियो पे आरजे बनना है, टीवी पे एंकर पर्सन बनना है। अच्छा, उसी टाइम से मैंने सोचना शुरू कर दिया था। तो वो पैशन मेरा उस टाइम से बढ़ते बढ़ते, जब मेरी आवाज़ थोड़ी बेहतर हो गई, लाइक यू नो बचपन में आपकी थोड़ी पतली पतली आवाज़ होती थी, मैंने कहा कि उसमें तो किसी ने नहीं लेना मुझे। जब आवाज़ थोड़ी शायद बेहतर हो गई तो मैंने फिर रेडियो चैनल्स में अप्लाई करना शुरू किया। टीवी पे भी मुझे शौक था, बट मैंने अप्लाई रेडियो से शुरू किया। मैंने कहा रेडियो, टीवी वाले तो पहले ही बोलेंगे जी आप कैमरा नहीं फेस कर सकते, आप तो कट लें। नहीं, तो मुझे परेशानी कोई नहीं है किसी लाइट की, किसी कैमरे की, अब प्रेशर ही नहीं है। तो रेडियो से अप्लाई करना शुरू किया। कराची में 13 रेडियो स्टेशन थे उस वक्त, और अभी भी खैर ऑलमोस्ट इतने ही है। 8 रेडियो स्टेशन मैं गिन के आपको बता सकता हूँ। मैंने 8 रेडियो स्टेशन पे अप्लाई किया, ऑडिशंस दिए, क्लियर हुए ऑडिशन। मुझे जो ऑडिशन लेने वाले होते थे, प्रोग्राम मैनेजर्स होते थे, वो कहते थे यार ज़बरदस्त ऑडिशन है, क्या बात है आपकी। मैंने कहा फिर ये कि हम आपको नहीं रख सकते। अच्छा क्यों? क्योंकि आप ब्लाइंड हैं। तो मतलब मैं उनको समझाता था कि भाई अब मुझे तो बोलना है, माइक के सामने बोलना है, टेक्निकल चीज़ें भी मैं हैंडल कर सकता हूँ, मगर वो कहते थे नहीं, हमारी पॉलिसी नहीं है, हम आपको नहीं रख सकते।
खैर हर ऑडिशन के बाद मैं ये सोचता था कि नहीं, मुझे हिम्मत नहीं हारनी और मुझे तो रेडियो पे करना ही है। गुस्सा तो आता होगा? गुस्सा आता था, ऑफ कोर्स गुस्सा आता था, लेकिन वो गुस्सा जब आप अपना ना अपने गुस्से को जब आप मजीद पैशन में बदल देते हैं ना, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाता है। और मैं उस गुस्से को कि मुझे प्रूफ करना है और मुझे रेडियो पे जाना है, तो मैंने प्रूफ करने की कोशिश की 2 तरीकों से। एक तो ये कि हिम्मत नहीं हारी, दूसरा हमारे कुछ दोस्त हैं, हमने उनके साथ मिलके एक ऑनलाइन वीडियो का सेटअप बनाया, ठीक है, जिसमें टेक्निकल हैंडलिंग से लेके तमाम प्रोग्राम मैनेजिंग से लेके ईच एंड एवरीथिंग हम करते थे और दुनिया को ये साबित करते थे। और उसमें सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, दुनिया भर से हमने आरजेएस को लिया जो कि विजुअली इम्पेयर्ड थे। स्पेसिफिकली हमने उन लोगों को लिया जिनको रेडियो करने का शौक था और जो कि विजुअली इम्पेयर्ड थे, और वो हमने उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी प्रूव किया। और फिर अल्टीमेटली एक अपॉर्चुनिटी आई, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं ज़रूर नाम लेता हूँ हर जगह, आपकी इजाज़त होगी तो मैं उसका नाम लूँगा, सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन। उनके पास एक रेडियो प्रोजेक्ट था और उन्होंने कहा कि जी, मैंने अप्लाई किया। अच्छा, मैं कभी भी ना अप्लाई करते हुए मैं थोड़ी सी ट्रिक खेलता था, कभी ये नहीं बताता था कि आई एम अ विजुअली इम्पेयर्ड। अच्छा। क्योंकि मैंने कहा सीवी से ही उन्होंने रिजेक्ट कर देना, जरा जाने के बाद जरा रिजेक्ट करें तो और मजा आएगा। तो अच्छा। उनकी मेरे पास कॉल आई और उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि ठीक है आप आ जाएं, और मैंने उनको फिर फ़ोन पर बताया कि जी आई एम अ विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल, तो आप देख लें, अगर आपको लगता है कि आप किसी विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल को अकोमोडेट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका अपना भी टाइम ना ज़ाया हो ना मेरा ज़ाया हो। उन्होंने कहा नहीं, आप बिल्कुल आ जाएं। और वो अपॉर्चुनिटी थी जब उन्होंने मुझे आउट ऑफ बहुत सारे लोग आए थे ऑडिशन के लिए, अब वो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे मेन स्ट्रीम FM रेडियो पे शो स्टार्ट किया और उन्होंने मुझे लेड RJ बनाया। एंड वो फिर मुझे लगता है कि वो ज़िंदगी में एक अचीवमेंट इस तरीके से थी कि आपने अगर हिम्मत नहीं हारनी, आपने जद्दोजहद करते रहना है, तो फिर मेरा ख्याल है अल्टीमेटली आपको जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। और ये छोटी सी एफर्ट थी एक। तो अली खान तरीन, तो क्या आपको रात को बैठ के प्यार मोहब्बत की बातें रेडियो पे करते हुए? अच्छा, यूजुअली मैं ज़ाहिर है कि प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं करता। जब मैं मेन स्ट्रीम FM चैनल पे, तब भी इंटरव्यू बेस्ड शो होता है, ऑनलाइन रेडियो पे भी इंटरव्यू बेस्ड शो होता है, सोशल इश्यूज़ पे, सोशल हैपनिंग्स पे हम बात करते हैं। आपकी तरह थोड़ा बहुत करंट अफेयर पे भी बात कर लेते हैं। नहीं, हमारी तरह बिल्कुल भी नहीं। आप माशाल्लाह काबिल आदमी हैं। मुझे क्योंकि प्रोग्राम का आखिरी कुछ मिनट्स बाकी बचे हैं, मुझे ये धचका अभी लगा है, पता ही नहीं चला हमें किस वक्त जो है प्रोग्राम किस तरफ निकल गया। मुझे ये बताएं कि आप इस वक्त ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए क्या काम कर रहे हैं, और ये बेसिकली एक पैगाम ही होगा, और जो पेरेंट्स इस वक्त हैं या वो जो सोसाइटी में मतलब जिन्हें किसी न किसी पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ किसी का अगर वक्त गुजर रहा है या किसी से इंटरेक्शन हो रहा है, उसको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? इस हवाले से ज़रा बात कीजिए, फिर हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। ठीक है। अच्छा, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन नई सुबह जिसका नाम है, उसके साथ एसोसिएटेड हूँ, जिसमें हम लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग पे मेन हमारा फोकस है और हम कोशिश करते हैं कि हम रिसोर्सेज फराहम करें। अब मैं स्पेसिफिकली मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट देखता हूँ, जिसमें जिसका मेन प्रोजेक्ट है वो ऑडियो लाइब्रेरी है। अच्छा, ऑडियो लाइब्रेरी का मकसद ये है कि हम वो किताबें जो कि मौजूद हैं लेकिन विजुअली इम्पेयर्ड की रसाई में नहीं है और जिसकी वजह से उनकी तालीम का सिलसिला नहीं हो पाता, उन किताबों को हम ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करें और उसको पब्लिक डोमेन में डालें, सो दैट वो कहीं से भी यूट्यूब से, वेबसाइट से उठाएं और वो अपनी पढ़ाई को, ना सिर्फ वो किताबें बल्कि वो ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़, वो स्किल डेवलपमेंट की चीज़ें, तमाम स्टफ़ हमारे पास वो यूट्यूब पे और वेबसाइट पे, हमारी नई सुबह की वेबसाइट पे अवेलेबल है। नई सुबह, बिल्कुल नई सुबह। तो वहाँ पे वो तालीम का सिलसिला जो है वो जारी बिल्कुल रख सकेंगे जितने भी लोग मतलब विजुअली इम्पेयर्ड हैं। और थैंक यू सो मच अली खान तरीन, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमारी बड़ी अच्छी गपशप रही। नई सुबह उसे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और सोसाइटी में जितने भी लोग हैं जो उनका बहुत बड़ा किरदार है कि वो किसी तरह भी किसी को कमतर नहीं समझें, क्योंकि कोई भी